नमस्कार दोस्तों, संसार पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखेंगे कंप्लीट मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडीवल हिस्ट्री का मास्टर वीडियो हैं। बिल्कुल। तो जब हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं तो कहानी सिंध से शुरू होती है। हाँ, और सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है मोहम्मद बिन कासिम का। सही, मतलब भारत पर पहले सफल मुस्लिम आक्रमण का श्रेय उसी को जाता है। अच्छा, सफल मतलब उससे पहले भी कोशिशें हुई थी? जी हाँ, 2 असफल प्रयास हुए थे। पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान हुआ, पर वो पराजित हुआ और मारा गया। और दूसरा? उसके बाद बुदेल के नेतृत्व में दूसरा अभियान भेजा गया, लेकिन वो भी असफल ही रहा। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा क्या किया जो वो सफल हो गया? देखिए, 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आया जी। तो उसकी रणनीति बेहतर थी। उसने सिंध के शासक राजा दाहिर को हराया। और इस युद्ध में राजा दाहिर मारे गए थे? हाँ, वो मारे गए और यही भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। और ये सिर्फ सिंध तक ही नहीं रुका? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंध जीतने के ठीक बाद 713 ईस्वी में उसने मुल्तान को भी जीत लिया। और इसी जीत के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक नया कर, जजिया कर। बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये था क्या असल में, मतलब किन लोगों से लिया जाता था? ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट भी थी शायद? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। 5 समूहों को इस कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया था। कौन कौन थे वो? बच्चे, बूढ़े, औरतें, विकलांग और ब्राह्मण। ब्राह्मणों को भी? लेकिन ये छूट हमेशा तो नहीं रही? नहीं रही। जिजिया का इतिहास भारत में बहुत लंबा और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसे फिरोज शाह तुगलक? सही पकड़ा। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जिजिया कर लगा दिया था। और फिर अकबर ने तो इसे हटाई दिया था? हाँ, 1564 में अकबर ने जिजिया समाप्त कर दिया। ये उसकी सुलह कुल नीति का हिस्सा था। लेकिन फिर से शुरू हो गया? हाँ, औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया। तो फिर ये हमेशा के लिए खत्म कब हुआ? इसे अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को जाता है। तो अगर हम इन अरब आक्रमणों के मुख्य कारणों को देखें तो वो क्या थे? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला तो था मुस्लिम राज्य का विस्तार करना, मतलब एक राजनीतिक कारण। ठीक है। दूसरा, जाहिर है, भारत का धन, उसे लूटना एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण था। और तीसरा? और तीसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये थे अरब। इनके बाद एक नई ताकत भारत की तरफ बढ़ी, तुर्क। ईस्वी में अलप्तगीन नाम के एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, जिसे यामिनी साम्राज्य भी कहते हैं, उसकी स्थापना की। राजधानी थी गजनी। और अलप्तगीन के बाद कौन आया? उसका गुलाम और उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन। वो 977 ईस्वी में शासक बना। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क वही था? हाँ, पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन ही था। उसने 986 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और उसे हराया भी था। लेकिन सुबुक्तगीन से भी ज्यादा बड़ा नाम उसके बेटे का हुआ, महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी। वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने तो जैसे भारत पर आक्रमणों की झड़ी लगा दी। कुल 17 बार है ना, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच। 17 बार। और उसका मुख्य उद्देश्य ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत पर शासन करना नहीं था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ से धन लूटना था। उसके आक्रमणों में से कुछ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। हाँ, जैसे उसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ हिस्सों पर हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित तो सोमनाथ मंदिर पर हुआ आक्रमण है। बिल्कुल, 1025 ईस्वी में। ये उसका 16वां आक्रमण था और सबसे प्रसिद्ध भी। उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह लूट लिया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था, ये सवाल आता है अक्सर। हाँ, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। और गजनवी का अंतिम आक्रमण? उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अच्छा, जाटों के विरुद्ध क्यों? क्योंकि जब वो सोमनाथ से लूटा हुआ धन लेकर वापस जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने उस पर हमला कर दिया था, उसी का बदला लेने के लिए। और फिर 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, 1030 में। गजनवी को एक उपाधि भी दी गई थी, बुत शिकन। हाँ, बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक, क्योंकि उसने भारत में कई देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट कर दी थी। उसके साथ कुछ बड़े इतिहासकार भी भारत आए थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे प्रमुख था अल-बरूनी, जिसकी किताब है किताब-उल-हिंद। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल,
फिर था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखी, और उतबी, जिसकी रचना है किताबुल यामिनी। तो गजनवी के बाद एक लंबा गैप आता है और फिर एक नया अध्याय शुरू होता है, मोहम्मद गौरी का। सही कहा। अब 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में ही गौर वंश का उदय हुआ। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वहां का शासक बना। हाँ, और गौरी का मकसद गजनवी से बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ लूटने नहीं आया था, वो यहाँ शासन करने आया था। बिल्कुल। तो उसके भारतीय अभियानों की शुरुआत कैसे हुई? उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, और ये भारत में उसकी पहली जीत थी। लेकिन उसे जल्दी ही हार का सामना भी करना पड़ा। हाँ, 1178 में उसने राजस्थान पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के शासक भीम द्वितीय ने उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया। और ये भारत में किसी तुर्क आक्रमणकारी की पहली हार थी। पहली बड़ी हार। हाँ। और इसके बाद हुए भारतीय इतिहास के 2 सबसे निर्णायक युद्ध, तराइन के युद्ध। बिल्कुल। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गौरी की हार हुई। हाँ, इस युद्ध में गौरी बुरी तरह हारा। लेकिन वो रुका नहीं। नहीं, वो अगले ही साल 1192 में पूरी तैयारी के साथ वापस आया। तराइन का दूसरा युद्ध। और इस बार नतीजा पलट गया। हाँ, इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, और इसी जीत ने भारत में तुर्क सत्ता का रास्ता खोल दिया। तराइन के बाद उसने कन्नौज पर भी हमला किया। हाँ, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। और उसका अंतिम युद्ध 1205 ईस्वी में पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी खुद तो यहाँ नहीं रुका, पर उसने अपने जीते हुए प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने सेनापतियों को सौंप दी। हाँ, जो उसके गुलाम भी थे। इनमें सबसे प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ही बाद में गुलाम वंश की स्थापना की। बिल्कुल। ऐबक ने अजमेर, बदायूं और बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की, और गौरी के बाद भारत में शासन संभाला। एक और बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था, बख्तियार खिलजी। हाँ, बख्तियार खिलजी। उसने पूर्वी भारत की ओर अभियान किया और बिहार और बंगाल को जीता। और उसी से जुड़ी एक बहुत ही विनाशकारी घटना है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। जी, दिल्ली सल्तनत। हाँ, तो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा दौर है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। काफी लंबा समय, करीब 320 साल। और इन 320 सालों में कुल 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी वंश। आज की हमारी जो चर्चा है वो पहले वंश यानी गुलाम वंश पर ही केंद्रित होगी। इसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। बिल्कुल। और इस वंश को गुलाम वंश कहते क्यों हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा। हाँ, हालांकि कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश कहना ज्यादा पसंद करते हैं। मामलूक, इसका क्या मतलब होता है? मामलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान, एक तरह से मिलिट्री स्लेव्स थे। तो इस वंश में शासक तो कई हुए, लेकिन अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये 4 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, इन्हीं चारों के इर्द गिर्द ज्यादातर सवाल बनते हैं। तो फिर संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। ठीक है। ऐबक ने 25 जून 1206 को लाहौर में अपना राज्यारोहण करवाया, और राजधानी भी लाहौर को ही बनाया। हाँ, दिल्ली को नहीं। ये एक जरूरी पॉइंट है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि शासक बनने के बाद भी वो गुलामी से आजाद नहीं हुआ था, इसीलिए उसने सुल्तान की उपाधि कभी धारण ही नहीं की। सही बात है। वो खुद को मलिक और सिपे सालार की उपाधियों से ही, मतलब उन्हीं के साथ शासन करता रहा। लेकिन वो बहुत उदार था, है ना? उसकी दानशीलता के भी काफी चर्चे हैं। बहुत ज्यादा। इसी वजह से उसे कई उपाधियां भी मिली थी, जैसे उसे लाख बख्श कहते थे। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा उसे हापिन ताई भी कहा जाता था, और वो कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था, तो उसे कुरान ख्वां भी कहते थे। अच्छा, ये उपाधियां तो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बनाए हुए निर्माण कार्य भी तो बहुत मशहूर है। हाँ, जैसे दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। जी,
और सबसे जरूरी, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी उसी ने रखी थी। पर कुतुब मीनार का नाम उसने अपने नाम पर तो नहीं रखा था। नहीं, उसने इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। ये उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए था। लेकिन उसने मीनार पूरी नहीं बनवाई थी, है ना? नहीं, ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसने सिर्फ कुतुब मीनार की शायद पहली 2 मंजिलों का ही निर्माण करवाया था। तो उसे पूरा किसने करवाया? उसे पूरा करने का श्रेय उसके उत्तराधिकारी मतलब इल्तुतमिश को जाता है। और बाद में जब उस पर बिजली गिरी तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत भी करवाई थी। अच्छा। और फिर 1210 में लाहौर में उसकी मौत हो गई, वो भी चौगान खेलते हुए। हाँ, मतलब आज का पोलो। घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। एकदम अचानक मृत्यु। इसके बाद तो सल्तनत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई होंगी। बिल्कुल। उसकी अचानक मौत के बाद उसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वो सिर्फ 8 महीने ही शासन कर सका। तो आराम शाह को हटाकर फिर इल्तुतमिश अगला शासक बना? जी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। और इल्तुतमिश ने आते ही सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये किया कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। हाँ, और यही एक फैसला था जिसकी वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक? ऐबक को क्यों नहीं? क्योंकि ऐबक ने लाहौर से शासन किया, इल्तुतमिश ने दिल्ली को केंद्र बनाया, और एक और बड़ा कदम उसने ये उठाया कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अच्छा, ये ऐबक ने नहीं किया था? नहीं, इस एक कदम से उसकी सत्ता को एक वैधता मिल गई जो बहुत जरूरी थी। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल की 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रणालियों की भी शुरुआत की थी। एकता प्रणाली, सेना का गठन और मुद्रा प्रणाली। बिल्कुल। एकता प्रणाली के तहत वो अपने सरदारों को वेतन के बदले भूमि देता था, और उस भूमि को पाने वाले को इक्तिदार कहते थे। जी। फिर उसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना गया। और यही दल आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो गया, है ना? बहुत ज्यादा। सुल्तान बनाने और हटाने का खेल खेलने लगा। और मुद्रा प्रणाली में क्या किया उसने? उसने 2 प्रमुख सिक्के चलाए, एक चांदी का जिसे टाका कहते थे, और एक तांबे का जीतल। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ। और इल्तुतमिश के समय एक और बहुत बड़ा खतरा आया था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का। हाँ, उससे सल्तनत की रक्षा कैसे की उसने? उसने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से साफ इनकार कर दिया, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था। अच्छा, तो मंगोलों से सीधे टकराव को टाल दिया। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और 1236 में अपनी मृत्यु से पहले उसने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हाँ, जो उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। लेकिन इल्तुतमिश की इच्छा के बावजूद तुर्क सरदारों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। जी, उन्हें एक औरत के अधीन काम करना मंजूर नहीं था। तो फिर रजिया शासक कैसे बनी? रजिया ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। उसने लाल वस्त्र पहने, जो उस समय न्याय मांगने का प्रतीक होता था, और जुम्मे के दिन जनता से सीधे न्याय की अपील की। सीधे जनता के पास चली गई। हाँ, और जनता के हस्तक्षेप के बाद ही वो शासक बने। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। बिल्कुल। लेकिन सरदार अब भी उसके खिलाफ थे। उसने जमालुद्दीन याकूत नाम के एक व्यक्ति को अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे दल चालीसा के सरदार और ज्यादा नाराज हो गए। जी, क्योंकि याकूत तुर्क नहीं था। तो सरदारों ने विद्रोह करवा दिया। तबर हिंद मतलब भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। हाँ, और रजिया को उसे दबाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन युद्ध में वो हार गई। और उसके बाद? हारने के बाद रजिया ने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया। दुश्मन से ही शादी कर ली। हाँ, ताकि दोनों मिलकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर सकें। लेकिन ये योजना काम नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? जब वो दिल्ली वापस लौट रहे थे तो 1240 में कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। तो रजिया के बाद तो कुछ कमजोर शासक ही आए होंगे। हाँ, जिनमें एक नाम नसीरुद्दीन महमूद शाह का आता है। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। वही जो कुरान की नकल कर कर और टोपी सिलकर अपना जीवन चलाता था। जी बिल्कुल वही। उसने बलबन को अपना वजीर बनाया था और असल सत्ता बलबन के ही हाथ में थी। तो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका वजीर बलबन ही अगला सुल्तान बना। हाँ, और बलबन खुद दल चालीसा का सदस्य था।
लेकिन सुल्तान बनते ही उसने सबसे पहला काम इसी दल चालीसा की शक्ति को खत्म करने का किया। क्यों? वो तो खुद उसी का हिस्सा था। इसीलिए उसे पता था कि जब तक ये दल रहेगा सुल्तान की सत्ता को हमेशा चुनौती मिलती रहेगी। अच्छा, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को भी बहुत गंभीरता से लिया था। हाँ, उसने खुद को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया बताया। और दरबार में ईरानी परंपराएं सिजदा और पैबोज भी शुरू की। जी, सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पैबूस का मतलब था सुल्तान के पैरों को चूमना। ये सब सुल्तान का रौब कायम करने के लिए था। और दुश्मनों से निपटने के लिए उसकी रक्त एवं लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, वो भी बहुत कठोर थी। हाँ, उसका सीधा सा मतलब था तलवार के बल पर शासन करना, कोई रहम नहीं। उसने ईरानी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा भी तो शुरू की थी। जी, ये भी उसी ने शुरू किया था। तो बलबन के बाद कौन शासक बना? बलबन के बाद कैकुबाद शासक बना, और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन क्यूमर्स। और उसकी हत्या 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी और खिलजी वंश की नींव